गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। क्यों दिए थे दो नियम? तो वो जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए ये दो नियम उन्होंने दिया था। जटिल परिपथ यानी जिसमें कि हम प्रतिरोध, विभवांतर या फिर विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों ने पहले नियम पे बहुत चर्चा कर लिया था, उसको समझ लिया था, जो कि किरचॉफ का पहला नियम, जिसे हम संधि नियम या फिर विद्युत धारा नियम के भी नाम से जानते हैं। ये नियम कहता है कि किसी संधि पर जितनी धाराएं आएंगी, जितनी विद्युत धारा आएंगी, उसी संधि से जाने वाली जो धाराओं का योग होगा, यानी आने वाली धारा का योग बराबर होता है उस संधि से जाने वाली धारा के योग के। ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। ठीक। और इसी का एक परिभाषा हम लोगों ने और बनाया था कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। तो ये दो परिभाषाएं किरचॉफ का नियम प्रथम नियम में दिया गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी परिभाषा याद करते हैं या फिर कौन सी परिभाषा एग्जाम में लिखते हैं। ठीक, दोनों परिभाषाएं सही हैं, गलत बिल्कुल नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये वाला कि किसी भी संधि पर आने वाली विद्युत धारा का योग संधि से जाने वाली विद्युत धारा के योग के बराबर होता है, या फिर आप ये लिखेंगे कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। तो क्या हम किरचॉफ के दूसरे नियम को किसी और अन्य नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल जानते हैं। जैसे कि प्रथम नियम किस पे लागू हो रहा था? संधि पर लागू हो रहा था। इसी टाइप से किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो लूप पर लागू होता है। लूप पर लागू होता है, इसलिए हम इसको लूप नियम के भी नाम से जानते हैं। एक नाम इसका और पड़ता है, जैसे कि हम प्रथम नियम में क्या ज्ञात कर रहे थे? धारा का ज्ञात कर रहे थे, इसलिए हमने उसको धारा नियम कहा था। और यहाँ पे हम विभव ज्ञात करते हैं, इसलिए हम इसको विभवांतर नियम के भी नाम से जानते हैं। विभवांतर नियम के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन नाम है दूसरे नियम के। एक तो किरचॉफ का दूसरा नियम, इसके बाद उसी को लूप नियम भी नाम से कहा जाता है और इसी को विभवांतर नियम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बेसिक जो टर्म्स थे वो भी आप जान चुके हैं कि संधि हम किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं और लूप किसे कहते हैं। बताया गया था आपको, ये ध्यान अगर आ रहा होगा तो। संधि क्या होता है? संधि जहां पे कई विद्युत धाराएं यानी कोई बहुत सारी लाइनें यानी दो से अधिक लाइनें जिस बिंदु पे मिलती हैं हम उसे संधि कहते हैं। एक संधि से दूसरे संधि के बीच का जो पथ होता है उसको हम बोलते हैं शाखा। और लूप किसे बोलते हैं? किसी एक बंद परिपथ को, एक बंद जो भी बंद क्षेत्र होगा उसको हम बोलते हैं लूप। ठीक, क्लोज्ड पाथ। अब तो यहाँ पे अब चलिए हम इसको डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं इस किरचॉफ के दूसरे नियम को। तो सबसे पहले एक तो डायग्राम हम बना लेते हैं। ए बी, इसको हम बोल देते हैं आर, R1, R2, E1, E2, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए ये है हमारे पास एक डायग्राम, जहां पे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास प्रतिरोध है, साथ में सेल्स लगे हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपने संधि को पढ़ा है तो आप मुझे इस डायग्राम में बताइए यहाँ पे कितनी संधियां हैं। ठीक, संधि कितने हैं, कहाँ कहाँ पे संधि बन रहा है? क्या यहाँ पे संधि बन रहा है? क्या ये संधि है? ये बिंदु संधि हम बोलेंगे इसको? तो आंसर है नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो भी परिपथ की जो भी रेखाएं हैं कितनी है? दो है। और संधि ये बोलता है कि दो से अधिक विद्युत धारा जहाँ पे आती है या फिर जहाँ पे मिलती है जिस बिंदु पे, उसको हम बोलते हैं संधि। तो इस पूरे फिगर में आप देखिए तो मात्र दो ही संधि हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो ए पे और दूसरा बी पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो इधर है, एक इधर से आएगा
एक इधर से जाएगा और एक इधर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 लाइनें मिल रही हैं, सेम यहाँ पे भी 3 लाइनें मिल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे संधि कितने हैं? संधि यहाँ पे 2 हुए। ठीक, बात समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे शाखा कितनी है? शाखा किसे बोलते हैं हम? एक संधि से दूसरे संधि के बीच का जो पथ होता है उसे हम बोलते हैं शाखा यानी ब्रांच। तो यहाँ पे कितनी ब्रांचेस हैं? तो आप देख सकते हैं कि शाखा का मतलब ये होता है कि आप जहां से चलना स्टार्ट किए हैं, जिस संधि से चलना स्टार्ट किए हैं, उसी संधि पे आप उस संधि से किसी दूसरे संधि पे पहुंच रहे हैं, तो उसके बीच का जो रास्ता होगा उस रास्ते को ही हम बोलते हैं शाखा। तो अगर हमें ए से बी पे जाना है, इस संधि से इस संधि पे जाना है, तो कितनी रास्ते हैं हमारे पास? एक रास्ता तो ये है कि इधर से आप ऐसे चले गए, दूसरा रास्ता ये है कि आप इधर से ऐसे आ गए, तीसरा रास्ता है कि ये आप ऐसे इधर आ गए। तो कुल मिला के हमारे पास 3 रास्ते हैं यहां से यहां जाने के लिए। तो हम बोलेंगे शाखा हमारे पास 3 है। ठीक, एक यहाँ पे आप एक लॉजिक और यहाँ पे ये भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी भी फिगर में, किसी भी परिपथ में अगर संधि जितनी संख्या में होगी उसका एक ज्यादा होता है शाखा। अगर यहाँ पे 2 संधि हैं तो शाखा 3 होगी। मान लीजिए अगर कोई आपके पास बड़ा फिगर होता तो वहां पे अगर 4 संधि होती तो शाखा हमेशा 1 प्लस होता है। तो अगर 4 होता तो यहाँ पे 5 हो जाता, यहाँ अगर 6 होता तो यहाँ पे 7 हो जाता, शाखा 1 बढ़ के होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लूप का। लूप कितना है? यहाँ पे लूप की परिभाषा हमें पता है कि कोई भी क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड परिपथ को हम लूप के नाम से जानते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं? तो चलिए हम बात करते हैं लूप की, कितने लूप बन रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहला लूप। पहला लूप कहां से बनेगा? हम देख सकते हैं कि यहां से लेकर ये यहाँ, लूप का मतलब कि आप जहां से चलना स्टार्ट किए हैं वहीं पे आके आप फिर से रुक रहे हैं। कुल मिला के विस्थापन कितना हो जा रहा है? 0। जहां से चलना शुरू किए हैं उसी बिंदु पे अगर आप आ जा रहे हैं तो वो क्या बनाता है? लूप बनाता है। ठीक, तो एक लूप तो हमारे पास ये वाला हो गया, यहां से चलना स्टार्ट किए, ऐसे 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 गए और फिर यहां पहुंच गए। पहला लूप की अगर बात करें, लूप 1, तो क्या बनेगा? A, फिर E1, फिर R1 पहुंचे, फिर B, फिर R, इसके बाद फिर वापस आ गए A पे। तो A से शुरू किए थे, A पे आके हम रुक गए, खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या बनाया? लूप बनाया, एक क्लोज्ड सर्किट बन गया, क्लोज्ड पाथ बन गया। लूप 2, दूसरा लूप क्या बन सकता है इसमें? या आप यहां से ऐसे चलना स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे और फिर आ गए ए पे। दूसरा लूप बनेगा ए, E2, R2, B, R और फिर आप कहां पहुंच गए? ए पे। ये हमारे पास बन गया दूसरा लूप। एक लूप क्या बन सकता है कि ये R को भूल जाइए, ये बड़ा वाला, यहां से ये ऐसे ऐसे गए आप, ऐसे ऐसे और ऐसे पूरा घूम गए। फिर से देखिए, ये पूरा स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं हम। जहां से चलना स्टार्ट किए ऐसे गए, ऐसे ऐसे पूरा नीचे आए, फिर ऐसे यहां तक। तो एक हमारे पास तीसरा लूप बनेगा। तीसरा लूप क्या बनेगा कि ए से आप चलना स्टार्ट किए, E1 गए, फिर B पहुंचे, फिर E2 गए और फिर आप ए पे आ गए। ये हमारे पास कितने लूप आ गए? 3 लूप बनते हैं यहाँ पे इस पूरे फिगर में। दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है अपना? ठीक, तो इस पूरे फिगर में कितनी संधियां हैं? 2। शाखाएं कितनी होती हैं? एक इससे बढ़ के ही होंगी, 3 होंगी। लूप कितना बन रहा है? 3 बन रहा है। एक तो यहां से ये वाला, एक ये वाला, एक पूरा बड़ा वाला। तो 3 लूप हमारे पास बन गए। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और आपको सीखनी है, एक टर्म नया चीज सीखना है। क्या? एलिमेंट। एलिमेंट यानी अंश या फिर घटक कह सकते हैं आप हिंदी में। ठीक, कि यहाँ पे अंश या फिर घटक क्या होता है? तो इस पूरे परिपथ में जो हमारा पूरा सर्किट है ना, वहां पे अगर हम चालक को छोड़ दें, चालक का मतलब जिसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये हमारा ए से लेकर सी तक। अगर यहाँ पे आप एक बिंदु अगर मैं दे दूं इसका नाम सी, तो यहां से यहां तक अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो ये हमारा क्या हुआ? चालक हुआ। तो अगर हम पूरे परिपथ में चालक को छोड़ दें
चालक को छोड़कर रास्ते में जो भी चीज आता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, या फिर हिंदी में अंश या घटक बोलते हैं। ठीक, तो आप अगर इस पूरे फिगर में अगर आप पूरा देखेंगे तो अगर आप मतलब ये वाला जो चालक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारे चालक हैं, इनको अगर आप पूरा भूल जाएं तो यहाँ से यहाँ अगर जाने में तो रास्ते में हमें क्या मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे रास्ते में E1 पड़ रहा है, R1 पड़ रहा है ना, E1 R1, और ये फिर R पड़ रहा है, R2 पड़ रहा है, E2 पड़ रहा है। ये सारी चीजें क्या है, ये एलिमेंट हैं, अंश हैं, या फिर आप घटक बोल सकते हैं। ठीक, तो ये अंश या फिर घटक क्या हो सकता है कि चालक को छोड़कर किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ के रास्ते में जो भी चीजें मिलेंगी, चाहे वो E1 हो, चाहे R1 हो, चाहे R हो, कुल मिला के ये सेल जो है जिसको हम वैद्युत वाहक बल बोलते हैं, इस ई को क्या बोलेंगे, वैद्युत वाहक बल। तो हमें क्या मिलता है, वैद्युत वाहक बल और प्रतिरोध, ये सारे चीज उस रास्ते में पड़ते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अंश या फिर घटक। ठीक, इस अंश या फिर घटक की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों हम इसको जानना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो आंसर है कि ये जो घटक हैं, अंश है ना, इन्हीं दोनों के बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो अंश या फिर घटक होते हैं, इनके सिरों के बीच, सिरों मतलब टर्मिनल्स, एंड पॉइंट्स के बीच, इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक, ये जो एलिमेंट हैं, घटक हैं, E1 R1 R, E2 R2, ये सारे एक तत्व हैं, एलिमेंट हैं। ठीक, तो ये होता क्या है कि इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी विभवांतर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, गणना करना चाहते हैं, जिसके लिए हम पढ़ते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक, समझ में आया बातें तक? तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, रफ करने के बाद हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं किरचॉफ नियम का, कि परिभाषा क्या है। ठीक, आप इसको बना लेंगे कॉपी में, समझ लीजिएगा ये सारी चीजें क्या है। देखिए परिभाषा लिखिए, किसी बंद लूप में सभी घटक कौन से थे, वाहक बल या फिर प्रतिरोध की बात चल रही है। ये सारे घटक हैं क्योंकि उसके रास्ते में आते हैं परिपथ के। तो किसी बंद लूप में सभी घटकों, और घटक में कौन, वाहक बल या फिर प्रतिरोध के बीच का विभवांतर का योग शून्य होता है। ठीक, किसी बंद लूप में सभी घटकों के बीच का विभवांतर का योग शून्य होता है, ये कहता है हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। अगर इसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सिग्मा बनाए, सिग्मा V बराबर 0। ठीक, V क्या है, यहाँ पे विभवांतर है। कि विभवांतर क्या होता है, जितने भी घटक होंगे, चाहे वो वैद्युत वाहक बल हो, चाहे प्रतिरोध हो, उनके सिरों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उनका बीजगणितीय योग जब आप करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए हमने इसी का प्रथम नियम में भी पढ़ा था कि वहां भी जो भी वैद्युत धारा होगा उनका समस्त योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो रहा है तो यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ धाराएं आ रही थी संधि की ओर और कुछ धाराएं संधि से जा रही थी।
तो प्लस माइनस मिलके क्या बना था, जीरो बना था। तो यहाँ पे चीजें जीरो कैसे होंगी, इसको भी हमें तो समझना पड़ेगा। हम डायरेक्ट जीरो तो लिख नहीं सकते ना। अगर हमें इसको जीरो बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। तो चलिए अब हम उसको समझते हैं। देखिए, ये एक परिपथ बनाया हमने, ठीक। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे प्रतिरोध है R, ठीक। और यहां से हमने कहा कि इस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो रहा है, इस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो रहा है। ये बहुत काम देगा, समझिएगा ध्यान से। धारा का प्रवाह यानी I फ्लो हो रहा है इस पूरे परिपथ से, यही वाला I है, इधर है, ठीक। अब बताइए I किधर से किधर फ्लो होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो हमें पता है कि जो विद्युत धारा फ्लो होता है वो किधर होता है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच विभवांतर कितना होगा, Vp माइनस VQ, तो आप बोलेंगे कितना होगा। विभवांतर का फार्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो ये कितना हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, हमें ये चीज सीखना है। तो साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि जो भी धारा का प्रवाह हो रहा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है। इसका मतलब ये P वाला बड़ा होगा और Q वाला छोटा होगा, और बड़े में से जब हम छोटे का माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर किस में आता है, पॉजिटिव आता है। तो हम यहाँ पे साइन लेंगे पॉजिटिव का, ठीक। बात समझ में आया। दूसरा केस देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने बनाया ऐसे, ये R हुआ, ये हमारा P और ये Q। अभी हमने धारा का प्रवाह इधर से इधर करा दिया, ठीक, इधर से इधर करा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे बताइए Vp माइनस VQ क्या होगा। इसको हमने नहीं बदला, हमने ये इसको Vp माइनस VQ ऐसा ही रखा। अब देखिए, जो धारा का प्रवाह हो रहा है यानी I, वो इधर से इधर हो रहा है। ये क्या है, हमारा निम्न विभव है, और ये क्या है, हमारा उच्च विभव है। तो अगर छोटे में से बड़ा माइनस होता है तो आंसर में क्या आता है, माइनस का साइन लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। माइनस यहाँ पे क्यों हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी गणना की दिशा है, यहाँ पे देखिए एक चीज नया चीज जुड़ रहा है, क्या, गणना की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन का मतलब गणना, डायरेक्शन की मतलब दिशा, तो गणना की दिशा। आप गणना किधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी गणना इधर ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। और एक चीज आप ये देखिए कि जब भी आपकी गणना की दिशा के विपरीत धारा का प्रवाह होगा तो वहां पे फिर साइन माइनस का आता है, और जब आपकी गणना की दिशा और धारा की दिशा एक जैसी होगी तो वहां पे फिर प्लस का साइन आएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई, समझ में आया इतनी बात कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा। प्लस तभी होता है जब जिस डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और धारा का भी प्रवाह उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब हम साइन पॉजिटिव लेंगे। और जब हमारा कैलकुलेशन और धारा का डायरेक्शन विपरीत है, कैलकुलेशन हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, धारा इधर जा रहा है, तो फिर हम गणना, तो फिर यहाँ पे साइन क्या लेंगे, माइनस का लेते हैं, ठीक। अब एक चीज और सीखते हैं यहाँ पे कि ये ई यानी वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल क्या होता है, ये आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, आने वाले क्लास में मैं पढ़ा दूंगा कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है। फिलहाल आप अभी ये जानिए कि ई जो है ये इस पूरे सेल को, बैटरी को प्रदर्शित कर रहा है, और इसको हम वैद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसका हमने नाम दिया P और Q। पॉजिटिव वाला जो साइन होता है इसका विभव हमेशा मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, किससे, इस निगेटिव वाले के, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ, डायरेक्शन की दिशा हमारा फिर से वही है, डायरेक्शन की दिशा यही रहेगी, इधर से इधर। और हमने कहा इसका मान हमेशा उच्च विभव होगा और ये माइनस का मान हमेशा निम्न विभव होगा। तो जब अगर P से
क्यू की ओर हम निकाल रहे हैं विभवांतर, तो ये क्या आएगा, ई आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन यही है, प्लस इधर ये इसका साइन क्या लगेगा, प्लस आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसी को अगर मैं पलट दूं, डायग्राम को अगर पलट देता हूं, इधर माइनस कर दूं और इधर हम प्लस कर देते हैं, और ये P और Q इसको हम नहीं बदलते हैं। ठीक, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हमारा वही रहा। और तो अगर यहाँ पे हम E का मान अगर लिखेंगे, ये जो बैटरी हमारा है E है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि ये निम्न विभव से उच्च विभव को बता रहा है, तो यहाँ पे हम साइन क्या लगाएंगे फिर, -E। ठीक, बात इतनी समझ में आई। आ गई, कब होगा पॉजिटिव कब होगा निगेटिव, बैटरी का जब ये प्लस वाला टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल की ओर हमारी गणना होगा तो पॉजिटिव ई लेंगे, जब हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, हमारी गणना की दिशा के विपरीत है ये, तब हम साइन नेगेटिव ई ले लेंगे। ठीक, सिंपल है, कोई कठिन यहाँ पे है नहीं। अब देखिए इसी चीज के आधार पे ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी चीज के आधार पे इस किरचॉफ के नियम को एक और रूप से परिभाषित किया जाता है। आप बहुत सारे बुकों में देखेंगे तो वहां पे इसको अलग तरीके से भी परिभाषित किया गया है। वहां पे क्या परिभाषित किया गया है कि सिग्मा आई आर बराबर होता है किसके, सिग्मा ई के। ठीक, ये भी परिभाषित किया गया है वहां पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किसी एक परिभाषा और यहाँ पे बन के आ रहा है इसके हिसाब से कि ई क्या है, वैद्युत वाहक बल है जो क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, किसको दे रहा है, इसी के कारण तो पूरा धारा का प्रवाह हो रहा है परिपथ में, और वो जो धारा का प्रवाह से जितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, I × R। तो इस पूरे सेल का जो वैद्युत वाहक बल है उसका योग बराबर होगा किसके, उत्पन्न विभवांतर के योग के। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसी बंद लूप में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, तो एक परिभाषा आप यहां से भी बना के लिख सकते हैं कि किसी बंद लूप में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, बहुत सारे बुक्स में ये भी परिभाषा लिखा हुआ है। बोथ डेफिनेशंस आर करेक्ट। ये पूरा और पूरा आपके ऊपर है कि आप कौन सी परिभाषा पढ़ते हैं, कोई भी परिभाषा गलत नहीं होगा। देखिए हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक, कोई टीचर किसी दूसरे हिसाब से पढ़ाते हैं, कोई टीचर किसी दूसरे हिसाब से पढ़ाते हैं। तो मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपको सरल से सरल तरीका बताया जाए जिसको आप आसानी से समझ पाए। ठीक, तो क्या मैं इसे अब रफ कर दूं? ठीक, रफ कर दे रहा हूं। रफ करके अब मैं ये समझा रहा हूं आपको कि जब आपके पास सामने न्यूमेरिकल्स होगा, सवाल होगा, तो इन नियमों का, किरचॉफ का नियम जो आप पढ़े हैं, प्रथम नियम और दूसरा नियम, आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सवाल आ गया तो अप्लाई कैसे करेंगे, ये नियम तो आप सीख गए सारा। ठीक, पढ़ लेंगे, डेफिनेशन याद कर लेंगे, हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा, लिख देंगे परिभाषा। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब तो हमें पता रहना चाहिए ना हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए अब उसको सीखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। वही वाला डायग्राम मैं एक बार फिर बनाता हूं, पहले वाला जो बनाया था।
ये है R, R1, R2, E2, E1 और यहाँ है A और यहाँ है बिंदु B। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये जो प्लस वाला साइन रहता है, ये जो लंबी लाइन होती है बैटरी की, ये प्लस को दर्शाता है, ये माइनस को, ये प्लस ये माइनस। ठीक, ये क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक, अब हम इस पे अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम, अच्छा इससे पहले आप एक चीज और नोट करेंगे, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उसी के नीचे आप नोट करके लिख लेंगे कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। फिर से बोल रहा हूं, नोट करके लिखेंगे। जो प्रथम नियम था वो किस पे आधारित था, आवेश संरक्षण पर आधारित था। तो इसके नीचे आप लिखेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि बैटरी से हम ऊर्जा ले रहे हैं और ऊर्जा की ही वजह से विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए। अब इस पे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कैसे लगाएंगे। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में हम वैद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं, तो हमें आई पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, तो हमें इस सर्किट में पता नहीं है कि आई कहाँ है, तो हमने क्या किया, ये हमने ये माना कि हमेशा जो धारा का प्रवाह होगा वो प्लस से ही स्टार्ट होगा, प्लस से माइनस के ही ओर जाता है। तो हमने कहा कि यहाँ से I1 चला। ठीक, अगर यहाँ से I1 चला, इसका मतलब ये पूरा ये यहाँ तक आ रहा है, इस संधि की ओर आ रहा है। किधर से पूरा जा रहा है, पूरा यहाँ तक भी। इस सर्किट में भी क्या है, इस सर्किट में भी I1 ही चल रहा है। ठीक, क्या चल रहा है, I1 ही चल रहा है। अगर यहाँ से, क्योंकि हमारे पास ये पूरा क्या है, एक बंद लूप है, समझ पा रहे हैं ना, ये पूरा हमारे पास एक बंद लूप है। अगर यहाँ से I1 चलना स्टार्ट किया है तो ये कहाँ से चल रहा है, पूरा ऐसे ऐसे आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। और ये जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब B से भी तो चला होगा I1, तभी तो ऐसे पूरा घूम रहा है, इसमें चक्कर काट रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये वाली जो बैटरी थी, हमने कहा कि यहाँ से I2 चलना स्टार्ट किया। इस वाले लूप में देखिए, यहाँ भी एक बैटरी है, तो यहाँ से जो I2 चलना स्टार्ट करेगा, ये संधि की ओर आ रहा है, संधि A की तरफ कौन आ रहा है, I2, और संधि की ही तरफ I1 भी आ रहा है। अगर ये I2 इधर से ऐसे पूरा यहाँ तक आ रहा है इस संधि की ओर, तो ये किधर से आ रहा होगा, ये इधर से आ रहा होगा। मतलब इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी प्रवाह हो रहा है, इस पूरे परिपथ में क्या हो रहा है, I2 प्रवाह हो रहा है। और इस पूरे परिपथ में इस संधि से लेकर इस संधि तक I1 प्रवाह हो रहा है। अब हमें ज्ञात करना है कि इसमें धारा का मान क्या होगा। इसमें धारा का मान क्या होगा, तो आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा है कि संधि के आने वाली जो भी धाराएं होंगी उनका योग बराबर होता है किसके, संधि से जाने वाली धारा के योग के। तो अगर हमें इसका मान निकालना है तो हम सिंपली बोल देंगे क्या, ये संधि की ओर आ रही है तो I1 प्लस I2 इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको I3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट हमें आंसर पता चल जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ये कर लिया और इक्वेशन बना लिया I1 प्लस I2, जो हमें बताएगा कि इस परिपथ से कितना धारा जा रहा है। ये हमने लगाया किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना होता है। तो इस टाइप से हम धारा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, अब देखिए किरचॉफ का हम दूसरा नियम कैसे लगाएंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम हम लगाने के लिए क्या सीखते हैं कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे जो गणना की दिशा होनी चाहिए, धारा का भी प्रवाह उसी दिशा में होना चाहिए। अगर धारा का प्रवाह और हमारे गणना का प्रवाह उसी दिशा में है तब तो हम साइन पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर हमारे गणना का और धारा का प्रवाह का दिशा विपरीत है तो उस केस में हम फिर क्या लेते हैं, नेगेटिव का साइन लेते हैं। तो उसको समझने के लिए ना, ये क्योंकि यहाँ पे लूप बन रहा है तो चलिए हम पहले लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप लिया हमने, A E1 B A हम लूप ले लेते हैं। ठीक, अब A1 और BA इस लूप में हमें ज्ञात करना है इनका विभवांतर, कि इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। ठीक,
कुल मिला के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया है पूरा। ठीक, अब देखिए, अब हमें अप्लाई करना है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक लूप बना रहा है तो हम राइट या फिर लेफ्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये पूरा चक्कर काट रहा है ना, ऐसे पूरा घूम रहा है गोल गोल। इसके लिए हमने माना ये डायरेक्शन लिया क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा के विपरीत हमने एक दिशा लिया और उसको हमने माना क्या, पॉजिटिव। अब जितनी भी डायरेक्शन घड़ी के विपरीत दिशा में होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या हो जाएगा, गणना की दिशा। गणना की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो भी चीजें क्लॉकवाइज में मिलेंगी हमें उसको हम निगेटिव कर देंगे, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, पॉजिटिव माना है एंटी क्लॉकवाइज को। अब देखिए, यहां से आप चलना स्टार्ट किए। ठीक, यहां से जब आप चलना स्टार्ट किए तो जब आप पहुंचेंगे कहां पे, यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे या फिर यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है विभवांतर। तो चलिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, इधर से चलिए चलते हैं, ऐसे ऐसे घूम के यहाँ आते हैं। ठीक, सैर करते हैं थोड़ा। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए हमें मिला है आर। ठीक, तो मतलब यहाँ पे एक घटक मिला है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ एक विभवांतर क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे जो विभवांतर क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है, विभवांतर का फार्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से V=IR, और यहाँ पे धारा का मान कितना है, I1 प्लस I2 है। इनटू में क्या कर देंगे, प्रतिरोध यानी R कर देंगे। साइन क्या हम लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही घूम रहा है और धारा भी इधर की ही ओर जा रहा है ऐसे, इसका मतलब ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, बात समझ में आई। अब हम चलते गए और पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे R1 के पास। अब यहाँ पे इस सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, ये कितना हो जाएगा, कौन सी धारा प्रवाह हो रही है, इधर I1 हो रही है इस पूरे परिपथ में, B से लेकर यहाँ तक। तो ये हो जाएगा I1 इंटू में R1। साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि धारा भी इसी डायरेक्शन में है और हम भी इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं ऐसे, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक, अब देखिए, अब हम पहुंचते गए यहाँ पे E1 भी एक घटक है, वहां पे भी विभवांतर उत्पन्न होगा, तो हमने लिखा E1। साइन क्या लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हम ऐसे जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, और जो ये E1 है ये किधर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए कि E1 किधर